प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसके अंतर्गत हम प्रश्न बैंक 2020-21 के 3-3 अंकों के बचे हुए प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अंतर्गत हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है, विलियमसन अविरल ईथरीकरण क्या है, समझाइए। इसमें हमको विलियमसन की जो अविरल का मतलब होता है निरंतर या लगातार, या इसको कह सकते हैं कंटिन्यूअस। ईथरीकरण का मतलब होता है ईथर का निर्माण। तो हमको यहाँ पे देखना है विलियमसन का अविरल यानी सतत ईथरीकरण। तो यहाँ इस प्रश्न के अंतर्गत हमको ये जो विलियमसन की अविरल ईथरीकरण विधि है ये प्रयोगशाला विधि है, लेकिन 3 अंक का प्रश्न है, तो 3 अंक के प्रश्न के हिसाब से हमने इसको लिखा है। और अगर ये प्रश्न ज्यादा अंक के लिए होता तो इसका नामांकित चित्र भी बनता, जिसमें गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेकर उसके अंदर मिश्रण को लेते हैं। लेकिन 3 अंक का प्रश्न है तो उसके हिसाब से हम इसको कवर करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि एक प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में जब एथिल एल्कोहल को अधिकता में सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तब ईथर बनता है। एक बात ध्यान रखना, जब भी ईथर की बात आती है और कोई ईथर अगर नहीं लिखा है तो उसका मतलब डाई एथिल ईथर ही माना जाएगा, जिसका फार्मूला होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। तो ये जो विलियमसन की अविरल ईथरीकरण की विधि है ये 2 पदों में संपन्न होती है। अब देखिए किस तरह से होता है। हमको यहाँ पे लेना है सबसे पहले एथिल एल्कोहल, जिसका फार्मूला है C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, और एथिल एल्कोहल यहाँ पर एक लेना है। यहाँ पर भी हमने लिखा है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, मतलब C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। मतलब हमने एथिल एल्कोहल को 2 लिया है या 2 लेना है, इसलिए हमने लिखा एथिल एल्कोहल को अधिकता में। किसके साथ क्रिया करना है तो सांद्र H2SO4 के साथ। ये क्रिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। जब एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 को गोल पेंदे वाले फ्लास्क में लेते हैं तब उसमें एक थर्मामीटर भी लगा देते हैं जो टेम्परेचर को बताता है। और जब टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तब जाके हमको ईथर प्राप्त होता है। तो पहले पद में क्या होता है, जो एथिल एल्कोहल है जिसका फार्मूला है C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, ये क्रिया करता है सांद्र H2SO4 के साथ, जिसको हमने इस तरह से लिखा है H सिंगल बॉन्ड HSO4। ये है H2SO4 और ये लेना है सांद्र। अब ये क्रिया तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा उसके बाद ही 140 पर पहुंचेगा, लेकिन पहले 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा, तब एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 इनमें से यहाँ का OH और यहाँ का H ये जल बनाकर बाहर निकल जाएंगे, और फिर जो बचा है उनको आपस में जोड़ देंगे C2H5 और HSO4। तो ये जुड़कर बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड HSO4। इसका नाम है C2H5 मतलब एथिल, H मतलब हाइड्रोजन या बाई, और SO4 यानी सल्फेट। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट या एथिल बाई सल्फेट। तो ये क्रिया जो होती है ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते आगे और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तब इसमें एथिल एल्कोहल का एक अणु और लेते हैं और वो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया करता है। तो C2H5 सिंगल बॉन्ड HSO4, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट या एथिल बाइसल्फेट। इसके साथ क्रिया करते हैं एथिल एल्कोहल की, जिसको हमने इस तरह से उल्टा लिख दिया है C2H5 सिंगल बॉन्ड OH यानी O सिंगल बॉन्ड H। यह अभिक्रिया को दिखाने के लिए कि किस तरह से इसमें से क्या क्या बाहर अब निकलेगा। तो देखिए, यहां से बाहर निकलेगा H और यहां से बाहर निकलेगा HSO4, और दोनों मिलकर बना लेंगे H2SO4। यहाँ का H और यहाँ का HSO4 दोनों मिलकर क्या बना लेंगे H2SO4। अब ये निकलने के बाद हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे बचा है C2H5, यहाँ बचा है O और यहाँ बचा है C2H5। तो ये आपस में जुड़कर बना लेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। अब यहाँ पर 2 C2H5 है और C2H5 को हम कहते हैं एथिल, और 2 एथिल है तो हम कहेंगे डाई एथिल। और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में है,
कम से कम एक एक कार्बन के बीच में हो तो भी इसको ईथर कहते हैं। तो इधर इसके 2 कार्बन है और उधर भी 2 कार्बन है, मतलब ऑक्सीजन कार्बन के बीच में झूल रहा है, तो हम इसको कहेंगे ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। अब इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है समान एथिल समूह जुड़े हैं, इसीलिए इस तरह के ईथर को हम कह सकते हैं सममित ईथर। और विलियमसन के अविरल ईथरीकरण विधि के द्वारा सममित ईथर ही बनते हैं। अब आप इस अभिक्रिया में ये नोटिस करेंगे कि जो सेकंड पद है, इस सेकंड पद में H2SO4 बना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो H2SO4 अर्थात H सिंगल बॉन्ड HSO4, ये जो H सिंगल बॉन्ड HSO4 मतलब H2SO4 है, ये हमारा पद सेकंड में पुनः प्राप्त हुआ है। तब ये क्या करेगा, पद फर्स्ट के अनुसार पुनः एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करेगा, फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करेगा और डाई एथिल ईथर बनाएगा, पुनः H2SO4 बनेगा, फिर पद फर्स्ट के अनुसार क्रिया होगी, फिर पद सेकंड के अनुसार डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। मतलब ये जो क्रम है ये लगातार चलता रहेगा और चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, सतत चलता रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं अविरल। तो हम कह सकते हैं, देखिए स्पष्ट है कि पद सेकंड में मतलब इस पद में पुनः H2SO4 प्राप्त होता है, जो पुनः पद फर्स्ट के अनुसार मतलब इस पद के अनुसार एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करेगा, फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, फिर ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करके डाई एथिल ईथर बनाएगा। मतलब हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो H2SO4 पद सेकंड में बना है वो पद फर्स्ट के अनुसार एथिल एल्कोहल से क्रिया करेगा, पुनः हमको क्या बना के देगा, डाई एथिल ईथर। तो हम लिख सकते हैं कि पद फर्स्ट के अनुसार एथिल एल्कोहल को मतलब इसको इसमें मतलब ईथर में, जिसका नाम है डाई एथिल ईथर, ईथर में परिवर्तित कर देता है। यह क्रिया इस प्रकार यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, इसीलिए इसे विलियमसन की अविरल मतलब लगातार सतत कंटिन्यूअस ईथरीकरण विधि भी कहते हैं या ईथरीकरण विधि कहते हैं। तो इस तरह से आपने इस बात को समझ लिया होगा कि यहाँ पर हमको लेना है एथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 क्रिया पहले 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर सेकंड पद में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इस तरह से हमको डाई एथिल ईथर अर्थात ईथर प्राप्त होगा। अब इस अभिक्रिया को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों अभिक्रियाओं को अगर आप जोड़ते हो, इमेजिन कीजिए कि अगर दोनों अभिक्रियाओं को आप जोड़ते हो तो इस साइड से ये वाला साइड जो है इससे ये कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम है, इससे ये कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम है। तो क्या बचा, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH एक ये बचा और C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ये बचा, ये दोनों बचे। इस साइड क्या बचा, ये और ये। तो हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की क्रिया से जल बाहर निकल रहा होगा और ईथर बन रहा होगा। तो ओवरऑल अगर हम ये सोचते हैं कि यहाँ से जल बाहर निकल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एल्कोहल जो है, इन एल्कोहलों का क्या हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है। तो हम इसको एल्कोहलों का निर्जलीकरण इस नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये विलियमसन की अविरल ईथरीकरण की विधि है, सतत ईथरीकरण की विधि है। इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना। इसका एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। हमको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं और उन वाक्यों के आधार पर हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण बनाना है। पहला दिया है प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल, या इसको कह सकते हैं 1 डैश प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल। तो प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल का क्षारीय KMnO4 विलयन द्वारा ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकारक है। क्षारीय KMnO4 ये देगा नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन मतलब तुरंत बनाई गई ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल को और इससे इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे तब देखते हैं इससे क्या बनता है। तो देखिए, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, तो हमने ले लिया 1 2 3 कार्बन।
उसके बाद हम इसकी नंबरिंग इस साइड से कर देते हैं, किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप जिधर से नंबरिंग करोगे OH उसके हिसाब से जोड़ना पड़ेगा। यह फार्मूला पहले ही लिख के रखा है, तो यहां से नंबरिंग मैं कर देता हूं इसकी। तो ये 1 2 3 3 कार्बन लेने के बाद नंबरिंग कर दी मैंने। नंबरिंग करने के बाद ये प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, सिर्फ 3 कार्बन लिख लिए ये मान के चलिए, और पहले नंबर पे ऑल मतलब OH, तो फर्स्ट पोजीशन पे पहले कार्बन के साथ हमने जोड़ दिया OH। अब कार्बन यहाँ 2 बंदा बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन 2 बंदा बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन 1 बंदा बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन। इस तरह से फार्मूला हमने तैयार किया प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल का। इसका ऑक्सीकरण हम करेंगे क्षारीय KMnO4 द्वारा, तो इससे मिलेगा नवजात ऑक्सीजन। तो ये बड़े कोष्टक के अंदर लिखा, नवजात ऑक्सीजन हो नवजात हाइड्रोजन हो बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ से जल बनता है, तो मैं जल बाहर निकाल देता हूँ माइनस करके, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो दोनों की संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। या सीधे शब्दों में आप ये सोचिए कि दोनों परमाणुओं से एक एक परमाणु निकल रहा है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो क्या बनेगा देखिए, एक तो यहाँ आएगा CH3, फिर आएगा सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया, और यहाँ बचेगा O और बीच में शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये ग्रुप जो है सिंगल बॉन्ड CHO या सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और जब एल्डिहाइड ग्रुप का IUPAC नाम लिखते हैं तो हम लगाते अल, क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। तो इसी के आधार पर इसका नाम लिखेंगे। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, फिर डैश, ये क्रियात्मक समूह है, इसको 1 नाम देंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे, ये 2 ये 3, तो पहले नंबर पे क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो इसके लिए लगाएंगे हम अल। इसका हम पुनः ऑक्सीकरण करेंगे, क्षारीय KMnO4 के द्वारा पुनः ऑक्सीकरण करेंगे, तब ये ऑक्सीजन यहाँ जाके ऐड हो जाएगा और ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में चेंज हो जाएगा। देखिए किस तरह से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, CHO, और इसमें ऑक्सीजन जोड़ेगा तो COOH, COOH। अब यहाँ पे क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का जब IUPAC नाम लिखते हैं तो अनुलग्न या जिसको हम कह सकते हैं सफिक्स लगेगा ओइक अम्ल। तो आप नाम बना सकते हो। 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला एल्केन होता है प्रोपेन, फिर डैश, फर्स्ट पोजीशन पे या पहले स्थिति पे क्रियात्मक समूह है, नंबरिंग कर देते हैं। आपको पेपर में नहीं करना, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, और किया तो भी कोई गलत नहीं होगा। डैश पहले नंबर पे है क्रियात्मक समूह तो 1 डैश, और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के लिए ओइक अम्ल, इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा, या अनुलग्न, अनुलग्न मतलब बाद में लगने वाला, लगा है ओइक अम्ल। तो इस तरह से प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल से इसका जब क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो फाइनली हमको मिलता है प्रोपेन डैश 1 डैश ओइक अम्ल। आप इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ डायरेक्ट 2 नवजात ऑक्सीजन लेके ये बीच का प्रोडक्ट न लिख के आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, तो भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। अब है सेकंड, फिनॉल के साथ कार्बन डाइसल्फाइड एवं ब्रोमीन में, मतलब फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड विलायक की उपस्थिति में करते हैं। तब आप जानते हैं कि जो फिनॉल है यह फिनॉल आर्थो और पैरा दिशात्मक होता है, क्योंकि फिनॉल में आर्थो स्थान पर और पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। यह किसके कारण होता है, मेसोमेरिक प्रभाव और अनुनाद प्रभाव के कारण, जिसके कारण से क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है एक बार आर्थो स्थान पे जोड़ेंगे इसको, एक बार पैरा स्थान पे। तो आर्थो स्थान पे बेंजीन को बनाने का तरीका ये भी है, आप इसके अंदर अगर चक्र बनाते 3 बॉन्ड नहीं दिखाते तो भी चलेगा। तो एक बार यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं, और एक बार यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ ब्रोमीन लगा देते हैं। तो हमने एक बार ब्रोमीन यहाँ लगाया हाइड्रोजन निकाल के, एक बार ब्रोमीन यहाँ लगाया हाइड्रोजन निकाल के, तो
ये 2 प्रोडक्ट मिले, लेकिन ये तभी संभव है जब हम फिनॉल 2 लेंगे और एक हाइड्रोजन एक फिनॉल से निकल रहा है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे फिनॉल से निकल रहा है, 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ब्रोमीन और लगेंगे। तो इस तरह से ब्रोमीन कितने लग रहे हैं 4, तो हमको करना पड़ेगा 2Br2। ये जो है ये हमारा कहलाएगा, इसके सापेक्ष हम इसको कहेंगे आर्थो मेटा पैरा, इसके सापेक्ष इसको आर्थो मेटा पैरा, इसका नाम होगा आर्थो डैश ब्रोमो, आर्थो ब्रोमो, और ब्रोमीन का नाम लिखने के बाद बचा फिनॉल, तो आर्थो ब्रोमो फिनॉल। इसका नाम आप बता सकते हो पैरा ब्रोमो फिनॉल। ये 2 प्रोडक्ट जब होते हैं तो एक का नाम बन गया तो दूसरे का नाम में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि यहाँ पर जो फिनॉल है इसमें आर्थो और पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, तो इस पर जो आक्रमण करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, और वो इन दोनों की क्रिया से मिलेगा और वो मिलेगा Br+, मतलब ब्रोमोनियम आयन। जो ब्रोमोनियम आयन है ये इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक की तरह काम करेगा या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और वहां जाके जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। ये ध्यान रखना, बेसिक बात है ये जानकारी के लिए। उसके बाद ये प्रोडक्ट हमारे दोनों मिल गए, आर्थो ब्रोमो फिनॉल और पैरा ब्रोमो फिनॉल। इसमें से पैरा वाला मुख्य होता है, आर्थो वाला जो है ये गौण होता है। अब एक रिएक्शन और है हमारे पास, ये है फिनॉल की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। फिनॉल का फार्मूला हमने ये ले लिया, नाइट्रिक अम्ल तनु मतलब इसमें जल की थोड़ी सी मात्रा होगी, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, सांद्र नहीं होगा। HNO3 को हम इस तरह से लिखते हैं HO सिंगल बॉन्ड NO2, HO सिंगल बॉन्ड NO2 मतलब HNO3, ये तनु लेना है और ये क्रिया होती है 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या कहीं आप किसी बुक में हो सकता है कि 20 डिग्री सेल्सियस देख लो, 22 डिग्री सेल्सियस देख लो, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अब यहां से ये तो आपको मालूम है कि आर्थो और पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, तो यहां पर जो आक्रमण करेगा वो करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब धनावेश वाला। तो इससे अपने को मिलेगा नाइट्रोनियम आयन NO2+, और वो जाके यहाँ और यहाँ आर्थो और पैरा स्थान पे आक्रमण करेगा। तो यहाँ पे एक बार आर्थो स्थान पे जुड़ेगा NO2, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, और एक बार पैरा स्थान पे जुड़ेगा NO2 तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब हाइड्रोजन निकलेंगे 2। अब 2 प्रोडक्ट बने हैं तो इसको भी अपने को 2 लेना पड़ेगा। यहां से एक H निकला, यहां से एक H निकला, 2 H निकल गए हैं, 2 NO2 जुड़े हैं तो यहां 2 लेना पड़ेगा इसको। 2 NO2 लग गए, 2 OH बचे और 2 H निकल रहे हैं, मतलब 2 बनेंगे H2। इसके सापेक्ष ये हमारा, इसको हम प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, तो ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, इसका नाम होगा आर्थो नाइट्रो, और नाइट्रो का नाम लिखने के बाद बचा फिनॉल, आर्थो नाइट्रो फिनॉल। उसी प्रकार इसको प्रायोरिटी देंगे तो आर्थो मेटा पैरा। यहां आपको इधर से ही जाना पड़ेगा, इधर नहीं जा सकते आप क्योंकि पास में ये पड़ रहा है, लेकिन यहां से आप इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी, क्योंकि दोनों पोजीशन की तरफ से आप जाओगे तो ये सेम आ रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप किधर से भी जा सकते हो। तो इसका नाम क्या होगा, पैरा नाइट्रो फिनॉल। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मैंने यहाँ एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन लिया है जो आपके लिए है। आपको ये बताना है कि फिनॉल की क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय NaOH की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तब क्या बनता है, और ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये चैप्टर यहाँ पूरा कंप्लीट होता है। अब हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, चैप्टर 12। इसको हम अगले टॉपिक में लेकर आएंगे। थैंक यू।